हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे बीजेपी के खिलाफ बहुत बड़े एजेंडे की खबर। इजरायली कंपनी ने की लोकसभा चुनाव में बाधा डालने की कोशिश, बताएंगे ये सबसे बड़ा खुलासा किसने किया है। तो वहीं पाकिस्तानी पीएम कर रहे थे बड़े बड़े दावे, 8 दिन में ही निकल गई हेकड़ी। बजट से पहले भीख मांगने चीन चले शहबाज शरीफ। तो वहीं चुनावी ड्यूटी पर मिर्जापुर आए 9 होमगार्ड की मौत, 15 ट्रामा सेंटर में भर्ती। बताएंगे क्या है अचानक इनकी मौत का बड़ा कारण। एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश। इजरायली कंपनी ने की एआई से दखल देने की कोशिश। जी हां, बीजेपी के खिलाफ बहुत बड़ा एजेंडा। ओपन एआई का सबसे बड़ा दावा, बता दें देश में लोकसभा चुनाव को लेकर पहले ही सियासी पारा हाई है। इस बीच चैट जीपीटी के निर्माता ओपन एआई ने बड़ा खुलासा किया है, जिससे सियासी घमासान और बढ़ने की संभावना है। उसका दावा है कि उसने भारतीय चुनावों पर केंद्रित गुप्त अभियानों में एआई के भ्रामक इस्तेमाल को रोकने के लिए 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की है। ऐसे में इसके इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। ओपन एआई ने अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट में कहा है कि इजराइल की एक राजनीतिक अभियान प्रबंधन फर्म STOIC ने गाजा संघर्ष के साथ साथ भारतीय चुनावों पर भी कुछ सामग्री तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि मई में नेटवर्क ने भारत पर केंद्रित टिप्पणियां तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना और विपक्षी कांग्रेस पार्टी की प्रशंसा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने मई में भारतीय चुनावों से संबंधित कुछ गतिविधियों को शुरू होने के 24 घंटे से भी कम समय में बाधित कर दिया था। जी हां दोस्तों, इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है आपको बता दें। इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि भाजपा कुछ भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा या उनकी ओर से चलाए जा रहे अभियानों, गलत सूचनाओं और विदेशी हस्तक्षेप का लक्ष्य थी और है। उन्होंने कहा यह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह स्पष्ट है कि भारत और बाहर के निहित स्वार्थी तत्व इसे बढ़ावा दे रहे हैं और इसकी गहन जांच और खुलासा किए जाने की संभावना है। जी हां दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान पीएम कर रहे थे बड़े बड़े दावे, 8 दिन में ही निकल गई उनकी हेकड़ी। बजट से पहले भीख मांगने चीन चले शहबाज शरीफ। जी हां, आर्थिक संकटों से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक हफ्ते पहले ही कहा था कि वे दिन अब चले गए हैं जब पाकिस्तान अपने मित्र देशों के सामने भीख का कटोरा फैलाता है। पिछले हफ्ते संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा के दौरान शरीफ ने यह टिप्पणी की थी, लेकिन हफ्ते भर के अंदर उन्हें फिर से आर्थिक मदद और निवेश के लिए चीन के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बजट पेश करने से पहले वो 5 दिनों के चीन के दौरे पर जा रहे हैं। जियो न्यूज के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग के निमंत्रण पर 4 से 8 जून तक चीन की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को अपने बयान में कहा है कि अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री शरीफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और बीजिंग में प्रधानमंत्री ली के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। जी हां, यानी कि चीन से सामने से फिर गिड़गिड़ाने चला है पाकिस्तान। क्या मदद करेगा ड्रैगन, यह है सबसे बड़ा सवाल। लेकिन शहबाज शरीफ की हेकड़ी वाकई में निकल गई, हवा निकल गई। तो वहीं आपको बता दे बड़ी खबर, जहां मुझे खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा जाता है। जी हां, फारूक अब्दुल्ला को फिर याद आए अटल बिहारी वाजपेयी। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करने पर उन्हें खालिस्तानी और अमेरिकी एजेंट कहा जाता है। हालांकि इसकी चिंता किए बिना वो फिर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति के लिए पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद केंद्र की सरकार बदलने जा रही है। आने वाली सरकार जरूर पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता अपनाएगी। अब्दुल्ला ने कहा कि बातचीत करने की बात करने पर उन्हें पाकिस्तानी और खालिस्तानी बता दिया जाता है, फिर भी मैं आवाज बुलंद करता हूं और करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार को जब उठाकर फेंक दिया जाएगा और नई सरकार बनेगी तब उससे भी मैं यही रास्ता बताऊंगा। अगर वो भी हमारी बात नहीं मानेगी तो उसके बुरे परिणाम सामने आएंगे। जब तक दोनों देशों को समझ नहीं आता कि बातचीत के अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं, जम्मू कश्मीर में शांति नहीं हो सकती। जी हाँ, तो वहीं भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम अपने दोस्त को तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी ही रहेगा। ऐसे में हमें ऐसा माहौल बनाना है कि बातचीत हो सके और ये दोनों देशों की जिम्मेदारी है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों एक बात तो समझ में नहीं आती कि फारूक अब्दुल्ला बिना पाकिस्तान को बीच में लाए भी बयानबाजी कर सकते हैं। न जाने क्यों वो हर एक बयानबाजी में पाकिस्तान का साथ मांगने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हैं, जबकि अब्दुल्ला
अब्दुल्ला, क्या पूरे भारत को पता है कि जब जब पाकिस्तान के साथ हमने हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उसके साथ मिलाप करने की कोशिश की है, पाकिस्तान ने पीठ पर छुरा घोंपा है, हमेशा से उसने विश्वासघात किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अब्दुल्ला पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की लगातार बात कहते नजर आ रहे हैं। आखिर पाकिस्तान से फारूक अब्दुल्ला इतने अटैच नजर क्यों आ रहे हैं? दोस्तों क्या लगता है आपको? इस पर क्या निजी राय है कमेंट में भारी मात्रा में लिखकर बताइएगा, और साथ ही साथ जितना ज्यादा उसके वीडियो को शेयर करिएगा हर जगह, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। तो वहीं आपको बता दे बड़ी खबर, जहां पंजाब केसरी के साथ बातचीत में सीएम केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा इंडिया गठबंधन को मिलेंगी 300 सीटें, बीजेपी को लेकर दिखी बौखलाहट। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनावों के लिए हर पार्टी पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है। चुनाव प्रचार के लिए पंजाब दौरे पर आए आम आदमी पार्टी का सुप्रीमो तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पंजाब केसरी के प्रतिनिधि रमनदीप सिंह सोढ़ी ने विशेष मुलाकात की। बातचीत में केजरीवाल ने पंजाब के सियासी माहौल पर चर्चा की। उन्होंने दावा किया है कि देश भर में इस बार भाजपा 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी तथा पंजाब सरकार को गिराने की धमकियां दे रहे गृह मंत्री को पंजाब की 3 करोड़ जनता जवाब देगी। यहाँ तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अहंकार में होने का बताया है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को भगवान का अवतार बताया। लेकिन दोस्तों जो ये केजरीवाल ने कहा है कि 200 का आंकड़ा भी बीजेपी पार नहीं कर पाएगी, छू नहीं पाएगी, और इंडिया गठबंधन को 300 का आंकड़ा मिलता दिखाई दे रहा है। इस पर दोस्तों आप लोग केजरीवाल के इस बयान पर क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता कांग्रेस और बीजेपी के लिए क्या आंकड़े लिखकर बताती है। तो वहीं आपको बता दें, पीओके हमारा नहीं विदेशी जगह है। जी हां, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पाकिस्तान की सरकार का कबूलनामा बता दें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कश्मीरी शायर अहमद फरहाद का पता लगाने से संबंधित मामले को समाप्त करने की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी और अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें पहले अदालत में पेश किया जाए। अहमद फरहाद 14 मई को रावलपिंडी से लापता हो गए थे, जिसके एक दिन बाद उनकी पत्नी उरूज जैनब ने उन्हें ढूंढने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले को लेकर फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल यानी सरकारी वकील इस्लामाबाद से अगवा कवि अहमद फरहाद को लेकर सरकार का बचाव कर रहे थे। उन्होंने कोर्ट में कहा कि अहमद फरहाद को इस्लामाबाद कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि पीओके हमारा नहीं बल्कि एक विदेशी क्षेत्र है। इसके बाद हाईकोर्ट भी सरकारी वकील के दावे पर हैरान हुआ और उसने कहा कि अगर पीओके विदेशी क्षेत्र है तो फिर पाकिस्तानी रेंजर्स वहां पाकिस्तान से प्रवेश कैसे कर गए? सरकारी वकील के दावे पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने नाराजगी जताते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि सरकारी वकील का ये दावा आजाद कश्मीर की स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। अगर आजाद कश्मीर हमारा नहीं है तो फिर पाकिस्तान के सैनिक को एक विदेशी क्षेत्र में कैसे तैनाती हुई है? आप दोस्तों हामिद मीर का ये ट्वीट देख पा रहे होंगे। ऐसे में पाकिस्तान के सरकारी वकील ने क्लियर कर दिया है कि पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ऐसे में पूरे पाकिस्तान में भी तहलका मच चुका है कि जब पीओके पाकिस्तान का है ही नहीं तो फिर हमारे पास क्या कर रहा है? हमारे पाकिस्तानी रेंजर्स वहाँ पर क्यों हैं? फिर तो उनको हटा लिया जाना चाहिए। ऐसे में एक चीज तो तय हो चुकी है दोस्तों, जब पाकिस्तान के सरकारी वकील ऐसी बात कर रहे हैं तो भारत हमेशा से ये कहता आया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और आगे भी रहेगा। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से उस हिस्से को भारत में फिर से मिला लिया जाए तो कमेंट में पीओके हासिल करना ही होगा, जरूर लिखकर बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, ताइवान की आजादी का मतलब है युद्ध। जी हाँ, हम पूरी तरह से हैं तैयार। चीन की सेना ने दे दी खुली धमकी, क्या हमले की तैयारी कर रहा है ड्रैगन? बता दे, ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते के पद संभालने के बाद से ही चीन भड़का हुआ है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही लाई ने अपने पहले संबोधन में ही ताइवान की स्वतंत्रता के समर्थन में भाषण दिया था। अब चीन ने सीधी धमकी देते हुए कहा है कि ताइवान की स्वतंत्रता का मतलब युद्ध है और चीनी सेना इसका करारा जवाब देने के लिए दृढ़ कार्रवाई करने को तैयार है। चीनी सेना के प्रवक्ता सीनियर कर्नल वू कियान ने बताया है कि चीन का एकीकरण इतिहास की एक अपरिवर्तनीय प्रवृत्ति है और वो अलगाववादी गतिविधियों के समर्थन में विदेशी हस्तक्षेप को विफल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हाँ, तो वहीं ताइवान ने देश भर में 13 चीनी सैन्य विमानों और 9 जहाजों को ट्रैक किया है। जी हाँ, राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय यानी MND ने ताइवान के आसपास 13 सैन्य चीनी विमानों, 5 नौसैनिक जहाजों और 4 तटरक्षक जहाजों को ट्रैक किया। 13 पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA विमानों में से एक ने ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा को पार किया। दूसरा देश के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र यानी अड़ीज के दक्षिण पश्चिम कोने में प्रवेश किया और एक चीनी ड्रोन अड़ीज के दक्षिणी हिस्से में उड़ा। तो वहीं बता दें, अमेरिकी IIT संस्था प्रमुख ने कहा PM मोदी ने बदल दिया भारत, उनकी नीतियां हर मंत्रालय के लिए अनुकरणीय है। जी हाँ, अमेरिका में IIT के पूर्व छात्रों की एक गैर लाभकारी संस्था के प्रमुख ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी की नब्ज पहचानते हैं और उन्होंने बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए ऐसे मौलिक बदलाव किए हैं जिससे देश एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। विल्स
ग्लोबल फाउंडेशन के अध्यक्ष रत्न अग्रवाल ने एक साक्षात्कार में कहा है कि आपके पास ऐसे ढेर सारे राजनेता हो सकते हैं जो कहते कुछ है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है, लेकिन यहाँ आपके पास एक ऐसा व्यक्ति है जो उदाहरण पेश करते हुए सरकार का नेतृत्व कर रहा है और उसका नेतृत्व, उसकी कार्यनीति, उसके द्वारा दिया गया हर एक काम हर मंत्री हर मंत्रालय के लिए अनुकरणीय है और सभी उसका पूरे दिलो जान से अनुसरण कर रहे हैं। जी हाँ, यानी कि इस अमेरिकी IIT संस्था प्रमुख ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, उनकी हर एक नीतियों को सराहा है दोस्तों और कह दिया है कि पीएम मोदी ने भारत को बदल कर रख दिया है। क्या आप मानते हैं दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा कारण के साथ में। तो वहीं आपको बता दें, देखते रह गए अमेरिका और चीन बुलेट की रफ्तार से दौड़ रही देश के ग्रोथ की गड्डी, GDP 8% के भी पार। जी हाँ, यूरोप, चीन, अमेरिका, जापान जैसे देशों की अर्थव्यवस्था हिली हुई है। जापान, जर्मनी और चीन जैसे देशों की इकोनॉमी कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। इन सब शक्तिशाली देशों के बीच भारत की इकोनॉमी तेज रफ्तार से भाग रही है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग से पहले भारत की इकोनॉमी को लेकर दिल खुश करने वाली रिपोर्ट आई है। जी हाँ, वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में भारत का GDP ग्रोथ 7.8% है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर चारों तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। एक तरफ रेटिंग एजेंसियों ने भारत की रेटिंग के अनुमान को बढ़ा दिया है, तो वहीं शुक्रवार 31 मई को मॉसपी के डेटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही यानी जनवरी-मार्च 2024 में GDP ग्रोथ 7.8% रही है। पिछले साल समान तिमाही में GDP ग्रोथ 6.1% रही थी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023-24 में GDP ग्रोथ 8.2% रही है। वाकई में दोस्तों, चीन अमेरिका ये खबर सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रहने वाली है। इसी पर आपको बता दें कि ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है। अंतिम चरण के चुनाव से पहले GDP के आंकड़ों पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा बयान दिया दोस्तों। इस पर पीएम मोदी ने अपनी राय दी है। मोदी जी ने कहा कि ये अर्थव्यवस्था में मजबूत गति को रेखांकित करता है जो कि आगे और तेजी से बढ़ने की ओर अग्रसर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने कहा है, ये आने वाली चीजों का सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। ये उनका कहना था दोस्तों। ऐसे में हमें गर्व है कि हम भारतीय है, कहना मत भूलेगा। तो वहीं आपको बता दें, ईरान तो हमारा दोस्त सारी गड़बड़ पाकिस्तानी फौज कर रही है। जी हाँ, बलूचिस्तान में 4 लोगों की हत्या पर भड़के पाकिस्तानी। बता दें, ईरान की सेना की ओर से मंगलवार देर रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान में की गई गोलाबारी में 4 पाकिस्तानी मारे गए और 2 घायल हो गए। पाकिस्तान के अधिकारियों ने बताया है कि गोलाबारी वाशुक जिले में पाक ईरान सीमा के पास हुआ है। वाशुक के डिप्टी कमिश्नर नईम उमरानी ने गोलीबारी के पीछे की जांच करने की बात कही है। पाक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि ये लोग तेल के असाइनमेंट का इंतजार कर रहे थे, तभी ईरानी बलों ने गोली चला दी। इस मुद्दे पर एक बार फिर पाकिस्तान ईरान के संबंधों में तनाव पैदा कर दिया है। इस मुद्दे पर पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद ने आम लोगों से बात की, जहां पर आम लोगों ने कहा कि ये मानना मुश्किल है कि ईरान हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। ईरान अगर हमारा दुश्मन होता और पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहता तो वो क्यों हमें सस्ता गैस और तेल देता। ईरान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। ये कुछ एजेंसी और गुट हैं जो इस तरह की हरकतें करते हुए पाकिस्तान और ईरान के संबंधों को खराब करना चाहते हैं। खास करके अमेरिका और उसके गुट के देश इसमें शामिल है। यानी कि पाकिस्तानियों का आज भी दोस्तों मूर्ख बनाया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, जो आप उनके इस बयान से देख ही सकते हैं। उनको लगता है कि पाकिस्तान ईरान का बेहतरीन दोस्त है, लेकिन रियलिटी क्या है वो सबको पता है। तो वहीं आपको बता दें, क्यों किम जोंग उन ने मचा दी तबाही, एक के बाद एक 18 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी दक्षिण कोरिया, दहशत में दिखाई दिया। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन बार बार दक्षिण कोरिया को डराने की कोशिश करते रहते हैं। 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि नॉर्थ कोरिया के कचरे भरकर करीब 150 गुब्बारे दक्षिण कोरिया की तरफ भेजे गए हैं। उसके बाद दक्षिण कोरिया में हड़कंप मच गया था। अभी यह खबर आ रही है कि किम जोंग उन्होंने शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए 18 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि यह सैन्य अभ्यास इस बात का प्रदर्शन है, यदि किसी हमले का जवाब देने के लिए आवश्यक हुआ तो वो दक्षिण कोरिया के गैंगस्टर शासन के खिलाफ हमला करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, योगी सबसे योग्य मुख्यमंत्री, उन्हें हटाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। जी हाँ, केजरीवाल के दावे पर जेपी नड्डा का करारा जवाब। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर आम आदमी पार्टी यानी आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के दिए गए बयान को भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने मानसिक दिवालियापना का घोषक करार दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को एक निजी टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि पूरे देश में योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं है, वो सबसे योग्य मुख्यमंत्री हैं। उनकी काबिलियत पर हर किसी को भरोसा है, उन्हें हटाने के बारे में कोई भी सोच नहीं सकता है। दरअसल नड्डा ने केजरीवाल के उस बयान के विषय में पूछा गया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे, तो इस पर जेपी नड्डा ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का काम पूरे देश में सबसे शानदार रहा है। उन्होंने जिस कुशलता के साथ प्रदेश की भागडोर संभाली है वो उन्हें सबसे योग्य मुख्यमंत्री साबित करती है। उनके विषय में ऐसी बातें करने वाला व्यक्ति कोई अज्ञानी ही होगा। केजरीवाल पागल हो गए हैं, उनकी कुटिल चालों को देश की जनता अच्छी तरह समझती है, ये कहना है दोस्तों जेपी नड्डा जी का। बहरहाल आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे योगी जी के इस मामले पर, बताइएगा जरूर। क्या योगी जी सीएम पद से भी ऊपर जाने वाले नेता है कि नहीं, बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें चीन और अफगानिस्तान में दरार डालना चाहता है पाकिस्तान। तालिबान ने शहबाज सरकार को लगाई ये कहकर फटकार। जी अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान और पाकिस्तान के बीच तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में मार्च महीने में 5 इंजीनियर बोले तो 5 चीनी इंजीनियरों के आतंकी हमले में मौत पर एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि चीनी नागरिकों पर हमले के पीछे आतंकी संगठन टीटीपी का हाथ है, जो अफगानिस्तान तालिबान की शह पर काम कर रहा है। इन आरोपों पर अब तालिबान ने पाकिस्तान की सरकार को जमकर फटकार लगाई है। काबुल स्थित तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान ऐसा करके अफगानिस्तान और चीन के बीच संबंधों में दरार डालना चाहता है। तो वहीं अमेरिका ब्रिटेन की सेना का यमन में बहुत बड़ा हमला, हूती विद्रोहियों के 13 ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक। जी हां, अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने एक संयुक्त ऑपरेशन में यमन में हूती ठिकानों को निशाना बनाया है। इस साल जनवरी से यमन में ये उसका 5वां साझा ऑपरेशन है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि लाल सागर और अदन की खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर हूती हमलों के जवाब में गुरुवार को करीब 13 हूती ठिकानों पर हमले किए गए। मंत्रालय ने बताया है कि खुफिया सूचना पर अल हुदायद के पास 2 स्थानों के बारे में पुष्टि की गई थी कि उनका इस्तेमाल जहाजों पर हमलों में किया गया था। तो वहीं बता दें आरबीआई ने 100 टन सोना लंदन से भारत वापस मंगाया। रिपोर्ट में सबसे बड़ा दावा आखिर क्यों उठाया ये बड़ा कदम? दरअसल आरबीआई ने यूनाइटेड किंगडम से लगभग 100 टन बोले तो 1 लाख किलोग्राम सोना वापस भारत में अपनी तिजोरियों यानी कि वॉल्ट में ट्रांसफर किया है। यही नहीं, आने वाले समय में ये और अधिक वापस भारत लाने का इरादा रखता है। ये साल 1991 के बाद पहली बार है जब भारत में लंदन से अपना सोना इतनी बड़ी मात्रा में वापस भारत मंगाया है। इसके पहले 1991 के आर्थिक संकट के समय आरबीआई को अपना सोना गिरवी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने यह कदम विदेश में बढ़ते स्टॉक को देखते हुए उठाया है। तो वहीं बता दें 7वें चरण में 57 सीटों पर वोटिंग 10 करोड़ से ज्यादा लोग कर रहे हैं मतदान। इन सीटों पर होगी पैनी नजर। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग आज हो रही है और इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 7वें चरण में 7 राज्यों बोले तो बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लोग वोटिंग होगी। इसके अलावा शनिवार को ओडिशा में बाकी बच्चे 42 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, किस राज्य की कितने सीटों पर वोटिंग हो रही है तो आपको बता दें। तीसरे चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, झारखंड की 6, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 1 और चंडीगढ़ लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। जी हाँ, ऐसे में कुछ वीआईपी सीटों पर आज पूरे भारत का ध्यान है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस ने अजय राय को टिकट दिया है, जो पिछले 2 लोकसभा चुनावों से पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें चुनावी ड्यूटी पर मिर्जापुर आए 9 होमगार्ड की मौत, 15 ट्रामा सेंटर में भर्ती। जी हां, बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज, लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में है। 1 जून यानी आज 7वें चरण के मतदान के बाद 3 जून को मतगणना होने वाली है। इस बीच चुनावी ड्यूटी पर मिर्जापुर पहुंचे कई होमगार्ड्स की तबीयत खराब होने की खबर है। गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाए गए 9 होमगार्डों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 का इलाज ट्रामा सेंटर में किया जा रहा है। जिन होमगार्ड्स की मौत हुई है उनको लेकर रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जिनकी मौत हुए हैं वे सभी पोलिंग पार्टी के लिए रवाना होने की बजाय पॉलिटेक्निक ग्राउंड पहुंच गए थे। यहाँ तबीयत खराब होने पर उन्हें ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया, जहां अब तक 9 होमगार्ड की मौतें हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं राहुल गांधी हाजिर हो। जी हाँ, पुणे कोर्ट ने इस मामले में भेजा कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को समन। इस दिन होगी पेशी। दरअसल कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ती ही नजर आ रही है। वीर सावरकर मानहानि मामले में पुणे की सत्र न्यायालय ने राहुल गांधी को समन जारी किया है, जिसमें 19 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। राहुल गांधी ने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के दौरान विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान दिया था, जिसके बाद सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मानहानि का आरोप लगाया था। तो वहीं कांग्रेस ने कहा एग्जिट पोल की चर्चा में शामिल नहीं होंगे हम।
हमारे प्रवक्ता इस खेल में हमको नहीं उलझना। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। 7वें चरण में मतदान समाप्त होने के बाद अलग अलग टीवी चैनलों, सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होने वाले एग्जिट पोल डिबेट में कांग्रेस पार्टी अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेगी। पार्टी के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। पार्टी के सूत्रों ने 1 जून को होने वाले यानी आज अंतिम दौर के मतदान से ठीक पहले इसकी जानकारी दी और बताया कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावी नतीजों से पहले एग्जिट पोल का हिस्सा न बनने का फैसला लिया है। वो भी इसलिए लिया है क्योंकि ऐसी बहसों से कोई सार्थक नतीजे तो सामने नहीं आने वाले। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 4 जून को होने वाली मतगणना के बाद देश की जनता का जनादेश सामने आएगा और पार्टी इसको स्वीकार करेगी। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या असली वजह हो सकती है कि एग्जिट पोल की चर्चा में कांग्रेस अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेज रही है? तो वहीं आपको बता दें, हीट वेव के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने दिए सख्त निर्देश। कहा किसी कीमत पर लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भीषण गर्मी के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए हैं। हर स्तर पर बचाव के पुख्ता प्रबंध भी करने को कहा है। गाँव हो या शहर, ना हो अनावश्यक बिजली कटौती, खराब ट्रांसफार्मर, ट्रिपिंग, फॉल्ट आदि समस्याओं का तत्काल निराकरण कराएं, ये कहना है योगी आदित्यनाथ जी का। बहरहाल दोस्तों, क्या आपके यहाँ पर लाइट जाती है? क्या आपके यहाँ पर इस गर्मी में बिजली कटौती होती है, ट्रिप होती है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बड़ी अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।